मेरे चैनल पे आपका एक और फिर से स्वागत है। अब तक हम यूनिट 26 तक कवर कर चुके हैं। इसके आगे का हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यूनिट 27 डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज, यानी कि प्रतिभूतियाँ प्रभावित करने की विभिन्न विधियाँ। तो कितने टाइप के आपके प्रभार होते हैं? आपके टोटल प्रभार होते हैं वो 7 तरह के होते हैं, जिनमें आपका एक है आपका समनुदेशन यानी कि असाइनमेंट। दूसरा है आपका लीन यानी कि धारणाधिकार। तीसरा है समंजन यानी कि एकोमोडेशन। चौथा है दृष्टिबंधक यानी कि हाइपोथिकेशन। पांचवा है गिरवी यानी कि मॉर्गेज। छठवा है बंधक यानी कि प्लेज। और सातवां है विनियोजन का अधिकार, राइट टू सेट ऑफ। असाइनमेंट इज ट्रांसफर टू ए राइट, ट्रांसफर ऑफ ए राइट प्रॉपर्टी ऑफ ए डेब्ट। द ट्रांसफर इज कॉल्ड असाइनर एंड द ट्रांसफर इज कॉल्ड असाइनी। असाइनमेंट यानी कि आपका समनुदेशन। किसी बैंकर को किसी अग्रिम हेतु प्रतिभूति उपलब्ध कराने की एक विधि होती है। यह अधिकार संपत्ति या कर्ज का हस्तांतरण होता है। हस्तांतरणकर्ता को समनुदेशक यानी कि असाइनर, हस्तांतरित यानी जिसको हस्तांतरित किया जा रहा है उसको असाइनी कहते हैं। अब बोरोवर में असाइन द बुक डेब्ट, मनी ड्यू फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड LIC ए सिक्योरिटी फॉर एन एडवांस। बैंकिंग परंपरा में कोई उधारकर्ता बही ऋण यानी कि बुक ऑफ डेब्ट, सरकारी विभाग से प्राप्त धनराशि तथा जीवन बीमा पॉलिसी LIC को किसी अग्रिम हेतु प्रतिभूति के रूप में समनुदेशित कर सकता है। यानी कि बुक ऑफ डेब्ट आपका सरकारी डिपार्टमेंट से प्राप्त धनराशियाँ और LIC की पॉलिसी, इनका क्या किया जाता है? समनुदेशन किया जाता है, यानी कि असाइनमेंट किया जाता है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट द LIC इज असाइनेबल बाय एंडोर्समेंट ऑन द back of the policy or by a separate deed of assignment, but notice of such assignment must be given to the insurer by the assignee or assigner। बीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत जीवन बीमा पॉलिसी उसके पृष्ठभाग पर परांकन द्वारा यानी कि बैक साइड पर एंडोर्समेंट द्वारा या फिर अलग से एक समनुदेशन विलेख यानी कि अलग से कोई असाइनमेंट लिख करके समनुदेशन विलेख द्वारा समनुदेय होती है। यानी कि LIC पॉलिसी को अगर असाइनमेंट करना है तो LIC पॉलिसी के पीछे उसको एंडोर्स यानी कि परांकन कर दो, और या फिर अलग से एक पेज पर उसका असाइनेबल विलेख लिख दिया जाए। किंतु समनुदेशिती या समनुदेशक द्वारा बीमाकर्ता को इस प्रकार के समनुदेशन की सूचना आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। लेकिन जो असाइन कर रहा है या जिसने असाइन करा है उसको जो बीमा करने वाला है जैसे LIC, तो एक LIC को इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए। अंडर सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लीन इज राइट ऑफ द बैंकर टू रिटेन एंड सेल इफ नीड अराइज पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी ओन्ड बाय द डेटर अंडर द डेब्ट ड्यू फ्रॉम द लेटर ऑफ इज पेड। भारतीय संविदा विधि नियम की धारा 171 के तहत उधारकर्ता बैंकर का अधिकार है, यानी कि लीन बैंकर का अधिकार है कि वह कर्जदार के स्वामित्व वाली वस्तुओं और प्रतिभूतियों पर कब्जा तब तक बनाए रखे या फिर उनको बेच सकता है जब तक कर्ज अदा नहीं किया जा सकता, जब तक वह कर्ज अदा नहीं कर देता। लीन इज एन एम्प्लाइड अंडरस्टूड प्लेज, यानी कि ग्रहणाधिकार, यानी कि लीन एक निहित प्रतिज्ञा है, यानी कि इम्प्लाइड प्लेज है, एक तरह का प्लेज ही है। बस ये है कि लीन आपका वो सिस्टम में लगा रहा है, प्लेज आपका गोल्ड फिजिकली फॉर्म में। सेट ऑफ मीन्स एडजस्टिंग द डेब्ट बैलेंस इन वन अकाउंट of the debtors with the credit balance in another account of the same debtor is also applicable in case of partnership account।
सेट ऑफ का मतलब है कि देनदार के एक खाते में डेबिट बैलेंस को उसी देनदार के दूसरे खाते में क्रेडिट बैलेंस के साथ समायोजित करना। यह साझेदारी खातों के मामले में भी लागू है, पार्टनरशिप के अकाउंट के मामले में भी लागू है। लीन एंड सेट ऑफ बोथ कैन नॉट बी एक्साइज एट ए टाइम। लीन और सेट ऑफ दोनों एक साथ कभी भी एक्सरसाइज नहीं की जा सकती हैं। हाइपोथेकेशन इज ए चार्ज क्रिएटेड ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट डिलीवरी और पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। हाइपोथेकेशन यानी कि बंधक उस चीज़ को किया जाता है जो मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे कि आपकी कार वगैरह हुई, उनका हाइपोथेकेशन किया जाएगा, जिनमें क्या है मालिकाना हक यानी कि चल संपत्ति का कब्जा सौंपे बिना वित्तीय सहायता हेतु प्रतिभूति के रूप में सृजित प्रभार। हाइपोथेकेशन डिफर्स फ्रॉम प्लेज बिकॉज गुड रिमेन इन पोजीशन ऑफ द बोरोवर इन हाइपोथेकेशन। हाइपोथेकेशन और प्लेज में क्या अंतर है? हाइपोथेकेशन में आपकी जो वस्तु है जैसे कार वगैरह, वो कार के मालिक के पास रहती है, हम उसको हाइपोथेकेट कर रहे हैं, दृष्टिबद्धक कर रहे हैं। और प्लेज यानी कि जिसने गोल्ड लोन लिया है वो गोल्ड ला करके सीधा बैंक में उसको रख देता है, तो वो हो गया उसका प्लेज। प्लेज यानी कि बंधक कर दिया, उसने सोने को अपना बंधक करा दिया। हाइपोथेकेशन ट्रांसफॉर्म्स इनटू प्लेज व्हेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिटर। हाइपोथेकेशन प्लेज में कब बदल जाता है? हाइपोथेकेशन प्लेज में तब बदल जाता है जब वो वस्तु ट्रांसफ़र हो जाती है सीधा कर्ज देने वाले, यानी कि जिसने कार लोन लिया है वो अपनी कार को बैंक में ला के रख दे, तो बैंक के पास वो वस्तु है वो ट्रांसफ़र हो गई है, तो वो प्लेज हो जाएगी, यानी कि बैंक को ला के उसने गिरवी रख दिया है, वो प्लेज हो गई। हाइपोथेकेशन डिफर्स फ्रॉम मॉर्गेज बिकॉज मॉर्गेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी बस हाइपोथेकेशन रिलेटेड टू मूवेबल आल्सो। इन हाइपोथेकेशन देयर इज ओनली ऑब्लिगेशन टू रिपे money and no transfer of interest, but in mortgage there is transfer of interest in the property to the creditor। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है कि आपका मालिकाना हक यानी कि स्वामित्व। हाइपोथेकेशन और मॉर्गेज में क्या अंतर है? हाइपोथेकेशन आपका किया जाता है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि कार, और मॉर्गेज किया जाता है आपका इमूवेबल यानी कि आपका हाउस है वो आपका मॉर्गेज हो जाएगा, या जो भी प्रॉपर्टी है आपकी मॉर्गेज की जाती है। हाइपोथेकेशन में केवल पैसा चुकाने और ब्याज का कोई हस्तांतरण नहीं करने का दायित्व है, लेकिन बंधक में संपत्ति में लेनदार का ब्याज हस्तांतरण होता है। हाइपोथेकेशन में आपका उसका कोई मालिकाना हक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, लेकिन मूवेबल यानी कि इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है जिसका मॉर्गेज किया जा रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाता है, स्वामित्व ट्रांसफ़र हो जाता है। Pledge means bailment of goods for purpose of providing security for payment of debt or performance of a promise as per section 172 of the Contract Act 1872। प्लेज का अर्थ है ऋण के भुगतान के लिए सुरक्षा प्रदान करने या वादे के प्रदर्शन के लिए माल की जमानत। इन प्लेज देयर इज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव delivery of goods to the pawnee who takes the goods security। प्रतिज्ञा में पावनी जो माल को सुरक्षा के रूप में लेता है को माल की वास्तविक या रचनात्मक कोई भौतिक डिलीवरी नहीं होती। प्लेज में क्या होता है, जो पावनी है जो माल को गिरवी रख रहा है उसमें जो माल की एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, भौतिक रूप में नहीं। भौतिक रूप में नहीं अर्थात क्या है कि वो उसको बंधक रख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर गोल्ड अगर बैंक के पास रख लिया है तो बैंक उसको अपने एक काम के लिए यूज कर ले ना, उसका प्लेज रखा है तो उसका सिक्योर्ड एक जगह पे रखा रहेगा, उसको ये नहीं कि बैंक उसको कहीं और इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कर। 6 टाइप ऑफ मॉर्गेज, 6 तरह के मॉर्गेज कौन कौन से हैं? सिंपल मॉर्गेज is by deposit of title deeds, mortgage has a right to proceed against the property, mortgage has also personally against the mortgager। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, सरल बंधक में बंधक शीर्षक कर्मों का जमा कर रहा है, रहनदार संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने या अधिकार गिरवी और
यह भी व्यक्तिगत रूप से खिलाफ है। सिंपल मॉर्गेज में क्या किया जाता है कि सिंपली जो टाइटल डीड है उसको सीधा मॉर्गेज करा दिया जाता है। भाई दोस्तों, मॉर्गेज का जो सारा जितने भी इस तरह के आपके मॉर्गेज होते हैं, आपके सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज वगैरह, सारे मॉर्गेज का मैंने लीगल वाला जो वीडियो है मेरा, उसमें आप देख सकते हैं। सारे मॉर्गेज को मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। सिंपल मॉर्गेज में सिंपल आपको टाइटल डीड रख दी जाती है। सेकंड मॉर्गेज है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, सशर्त बिक्री द्वारा बंधक, सशर्त बिक्री द्वारा बंधक। इसमें क्या होता है, पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज गिवन, गिरवी रखी गई वस्तुओं का कब्जा दिया जाता है। और यूजर फ्रैक्चरिंग मॉर्गेज, यूजर फ्रैक्चरिंग मॉर्गेज यानी कि पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज गिवन, बंधक संपत्ति का कब्जा दिया जाता है। इंग्लिश मॉर्गेज, अंग्रेजी बंधक, बंधक संपत्ति का कब्जा नहीं दिया जाता। मॉर्गेज बाय डिपोजिट ऑफ टाइटल डीड्स, हमारे जो बैंकों में जो रहता है वो मॉर्गेज और डिपोजिट बाय टाइटल डीड्स रहता है, यानी कि इक्विटेबल मॉर्गेज जिसको कहते हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड बाय वे ऑफ डीड एंड रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, यह विलेख के माध्यम से बनाया जाना आवश्यक नहीं है, पंजीकरण की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे जो बैंकों में किया जाता है वो आपका इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाता है। एनोनिमस मॉर्गेज इज टू बी क्रिएटेड बाय वे ऑफ डीड एंड रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। विषम बंधक को, यानी कि अनोमलस विषम बंधक को विलेख के माध्यम से बनाया जाना है और पंजीकरण एक्ट के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मॉर्गेज डेब्ट बिकम ड्यू। बंधक संपत्ति की बिक्री के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि उस तारीख से 12 वर्ष तक है जब बंधक ऋण देय होता है। लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ सूट ऑफ फोरक्लोजर ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन इज 30 ईयर्स फॉर द डेट मॉर्गेज डेब्ट बिकम ड्यू। बंधक संपत्ति की फौजदारी के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि उस तारीख से 30 वर्ष है जब बंधक ऋण देय हो जाता है। Bankers generally prefer simple mortgage and mortgage by deposit of title deed। बैंक में आमतौर पर शीर्षक सिंपल मॉर्गेज या मॉर्गेज बाय टाइटल डीड को प्रेफर किया जाता है। लीनियर डेफिनेशन, यानी कि एक लाइन में डेफिनेशन कहें तो प्लेज क्या है, व्हेन लेंडर्स परचेज मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि प्लेज में जब ऋणदाता के पास चल सुरक्षा हो। हाइपोथिकेशन, where lender has a charge against movable security which is not in lender's possession। हाइपोथिकेशन, जब ऋणदाता के पास चल सुरक्षा के लिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका चार्ज हो जो ऋणदाता के कब्जे में नहीं है। बंधक यानी कि मॉर्गेज में when lender has a charge against immovable property not in its possession, जब ऋणदाता के पास अचल संपत्ति का चार्ज हो जो कि उसके पोजीशन पर ना हो। लीन का क्या है, नॉट नेसेसरली द सिक्योरिटी इज इन पोजीशन बट वी हैव फ्रोजन इफ इट फॉर डेबिट और विड्रॉल ट्रांजेक्शन। ग्रहण अधिकार, जरूरी नहीं है कि सुरक्षा आपके अधिकार में हो, लेकिन हमने इसे किसी भी डेबिट और क्रेडिट लेन देन के लिए फ्रीज कर दिया है। यूनिट 28 टाइप्स ऑफ कोलेटरल्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, संपार्श्विकों के प्रकार और उनकी विशेषताएं। सिक्योरिटी इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड कोलेटरल। सिक्योरिटी दो तरह की होती है, एक तो आपकी प्राइमरी और एक आपकी कोलेटरल, यानी कि प्राथमिक और संपार्श्विक। प्राइमरी सिक्योरिटी इज वन दैट regarded as the main cover for advance generally assets against which the advance are made, example stocks for cash credit, machinery for term loans। प्राथमिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जिसे अग्रिम के लिए मुख्य कवर माना जाता है। आमतौर पर संपत्ति जिसके खिलाफ अग्रिम किया जाता है उसको प्राथमिक सुरक्षा के अंतर्गत लिया जाता है, प्राइमरी सिक्योरिटी के अंतर्गत लिया जाता है। उदाहरण के लिए नगद ऋण के लिए पूर्व स्टॉक, अवधि यानी कि टर्म लोन के लिए मशीनरी। कोलेटरल सिक्योरिटी इज सिक्योरिटी अदर देन प्राइमरी सिक्योरिटी। संपार्श्विक सुरक्षा प्राथमिक सुरक्षा के अलावा अन्य सुरक्षा है, यानी कि प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जो सिक्योरिटी रहती है उसे कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज आइदर प्राइमरी और कोलेटरल। अचल संपत्ति का बंधक या तो प्राथमिक या संपार्श्विक होगा। When doing mortgage, encumbrance certificate is taken for generally 13 years for check no encumbrance exists on the property। बंधक करते समय
संपत्ति पर कोई भी अतिक्रमण मौजूद नहीं है। यह जांचने के लिए आम तौर पर 13 साल के लिए एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट अर्थात अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है। द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग इज मॉर्टगेज। भूमि और भवनों पर जो चार्ज क्रिएट किया जाता है वो मॉर्टगेज कहलाता है। द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड ऑन गुड्स मे बी प्लेज और हाइपोथिकेशन। माल पर लगाए गए चार्ज की प्रकृति या तो आपकी प्लेज यानी कि बंधक, चार्ज को प्लेज यानी कि बंधक, और हाइपोथिकेशन यानी कि दृष्टिबंधक हो सकती है। इन द केस ऑफ की कैस्केड द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड इज प्लेज बिकॉज इन दिस केस द पोजीशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू बैंकर। कैश क्रेडिट के केस में जो चार्ज क्रिएट किया जाता है वो आपका प्लेज कहलाता है, क्योंकि इस केस में जो पोजीशन रहता है वो बैंकर को ट्रांसफ़र हो जाता है। गुड्स का जो पोजीशन होता है अर्थात गुड्स का जो कब्जा होता है वो बैंकर को स्थानांतरित हो जाता है। इन द केस ऑफ ओपन कैश क्रेडिट द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड इज हाइपोथिकेशन बिकॉज इन दिस केस द पोजीशन ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू बैंकर। और खुले नगद ऋण में जो गुड्स पर चार्ज क्रिएट किया जाता है वो आपका हाइपोथिकेशन कहलाता है। जो कब्जे का चार्ज क्रिएट किया जाता है वो हाइपोथिकेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें जो कब्जा है वो बैंकर को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। अर्थात एक तरफ जहाँ प्रमुख कैश क्रेडिट में कब्जा बैंकर को ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो हो गया प्लेज, और दूसरी तरफ जहाँ खुले कैश क्रेडिट में कब्जा बैंकर को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो वो हो गया हाइपोथिकेशन। इन बोथ द की कैश क्रेडिट एंड ओपन कैश क्रेडिट मीन्स इन आइदर केस ऑफ प्लेज और हाइपोथिकेशन द टाइटल इन द गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू द बैंक। दोनों प्रमुख ऋण और खुले नगद ऋण आपका प्लेज या हाइपोथिकेशन के मामले में द टाइटल इन द गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू द बैंक। गुड्स का जो टाइटल होता है अर्थात गुड्स का जो टाइटल है वो आपको बैंक को ट्रांसफ़र नहीं होता। द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस डॉक्यूमेंट फॉर टाइटल टू गुड्स मीन्स अ डॉक्यूमेंट यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स और बिजनेस एज ए प्रूफ ऑफ पोजीशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स ऑथराइजिंग और purporting claiming to authorize either by endorsement or delivery as per section 24 और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। स्टॉक के मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम है के आधार पर किया जाता है। कम माल साधन कब्जे या माल के नियंत्रण के प्रमाण के रूप व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में इस्तेमाल एक दस्तावेज के लिए शीर्षक के दस्तावेज को अधिकृत दावा करते हुए या तात्पर्य या तो एंडोर्समेंट या डिलीवरी माल अधिनियम की धारा 2(4) के अनुसार अधिकृत करने के लिए। गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय द डॉक्यूमेंट्स आर ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड और डिलीवरी ऑफ the documents. It's look like negotiable instrument but actually they are quasi negotiable instrument. दस्तावेजों द्वारा दर्शाया गया माल दस्तावेजों के समर्थन या वितरण के द्वारा हस्तांतरणीय है। यह परक्राम्य उपकरणों की तरह दिखता है लेकिन वास्तव में वे अर्ध पराक्रम्य उपकरण है। एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल आर विल और लैंडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर्स सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीप्ट, डिलीवरी ऑर्डर एटसेट्रा। शीर्षक के दस्तावेजों डॉक्यूमेंट और टाइटल्स के रूप में किन के दस्तावेज को लिया जाता है, जैसे कि आपका लदाई बिल या डाक वारंट या वेयर हाउस कीपर का सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीप्ट या डिलीवरी ऑर्डर इत्यादि। LICs आर टेकन आइदर ए प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी। LIC की जो पॉलिसी होती है उसको प्राइमरी या कोलेटरल के रूप में लिया जाता है। Nomination under the LIC is automatically cancelled in the event of assignment of the policy। यानी कि LIC पॉलिसी को जब असाइनमेंट अर्थात समनुदेशन किया जाता है तो समनुदेशन के दौरान LIC पॉलिसी में नॉमिनेशन स्वतः ही खत्म हो जाता है।
अर्थात LIC की पॉलिसी में कोई नॉमिनी है तो उसका नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा कब, जब LIC की पॉलिसी को असाइन अर्थात समनुदेशित कर दिया जाता है। द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड व्हाइल मेकिंग एडवांस अगेंस्ट शेयर इज ए प्लेज। LIC के तहत नामांकन पॉलिसी के असाइनमेंट की स्थिति में स्वचालित रूप से रद्द किया जाता है। द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड व्हाइल मेकिंग एडवांस अगेंस्ट शेयर इज ए प्लेज। शेयरों के खिलाफ अग्रिम बनाते समय बनाए गए चार्ज की प्रकृति एक प्लेज है यानी कि बंधक। बैंक्स प्रोवाइड आइदर डिमांड लोन और एन ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स। बैंक शेयरों की सुरक्षा के खिलाफ या तो मांग ऋण या ओवरड्राफ्ट प्रदान करते हैं। शेयर्स शुड बी इन डीमेट फॉर्म एंड शुड बी कोटेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। शेयरों को डीमेट के रूप में होना चाहिए या फिर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में। शेयरों को डीमेट फॉर्म में होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत किया जाना चाहिए अर्थात रिकॉग्नाइज्ड किया जाना चाहिए। एडवांसेज आर ग्रांटेड अगेंस्ट फुली पेड शेयर्स ओनली। एडवांस केवल पूर्ण भुगतान किए गए शेयरों के खिलाफ दिए जाते हैं अर्थात उन्हीं शेयर्स के अगेंस्ट में एडवांस दिया जाएगा जिन शेयर्स का फुल पेमेंट है। नो लोन कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। निजी लिमिटेड कंपनी की सुरक्षा के लिए कोई ऋण नहीं दिया जा सकता है अर्थात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट में कोई ऋण नहीं दिया जा सकता है। नो बैंकिंग कंपनी कैन होल्ड शेयर्स इन एनी कंपनी ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 30% द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी और 30% ऑफ इट्स ओन पेड अप शेयर्स कैपिटल एंड रिजर्व विच एवर इज लेस। BR एक्ट 1949 सेक्शन 19। कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी भी कंपनी के शेयरों को उस कंपनी की भुगतान की गई शेयर पूंजी के 30% से अधिक नहीं रख सकती है अर्थात बैंक क्या है, किसी कंपनी के शेयर को 30% से अधिक नहीं रख सकता है या अपनी स्वयं की भुगतान की गई शेयर पूंजी का 30% जो भी कम हो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। If security of shares, debenture and PSU bonds are in physical form, loan against two individuals should not exceed in the limit of rupees 10 lakh per borrowers। शेयर डिवेंचर और PSU बॉन्ड की प्रतिभूतियों में भौतिक रूप व्यक्तियों के ऋण के अगेंस्ट में अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात अगर शेयर और डिवेंचर और PSU बॉन्ड्स आपके फिजिकल फॉर्म में है तो उनके अगेंस्ट में जो लोन दिया जाएगा वो प्रति इंडिविजुअल 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते। इफ़ सिक्योरिटीज ऑफ शेयर डिवेंचर एंड PSU बॉन्ड्स आर इन डीमेट फॉर्म, लोन अगेंस्ट टू इंडिविजुअल्स शुड नॉट एक्सीड लिमिट 20 लाख। और वही चीज़ें अगर जैसे शेयर डिवेंचर और PSU बॉन्ड्स आपके डीमेट फॉर्म में है, अगर डीमेट फॉर्म में है तो प्रति इंडिविजुअल पर बोरोवर उसको 20 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते अर्थात फिजिकल फॉर्म में 10 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते और डीमेट फॉर्म में 20 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते। ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज ए स्कीम अंडर विच बैंक्स प्रोवाइड लोन टू एम्प्लॉयज फॉर परचेजिंग शेयर ऑफ देयर ओन कंपनीज। ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत बैंक अपनी कंपनियों के शेयरों की खरीदी के लिए कर्मचारियों को ऋण प्रदान करता है। ESOP में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसके अंदर जो कर्मचारी कर रहे हैं या फिर कोई मान लीजिए बैंक है उसके जो एम्प्लॉई हैं तो बैंक के शेयरों को परचेज करने के लिए एम्प्लॉई को ऋण की सुविधा तथा लोन की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। इसी को ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना कहते हैं। अंडर ESOP एन एम्प्लॉय कैन परचेज टू द एक्सटेंड ऑफ 90% ऑफ द परचेजिंग प्राइस ऑफ द शेयर और ₹20 लाख व्हिचएवर इज लेस। ESOP के तहत एक कर्मचारी शेयरों की खरीद मूल्य के 90% या 20 लाख रुपए तक की खरीद जो भी कम हो कर सकता है। लिमिट कितनी है, खरीद मूल्य का 90% या 20 लाख तक जो भी कम हो। इन केस ऑफ एडवांस अगेंस्ट शेयर्स यूनिफॉर्म मार्जिन 50% शैल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल एडवांसेस फाइनेंसिंग ऑफ IPOs ऑफ इशू ऑफ गारंटी एंड
Within this margin of 50%, a minimum cash margin of 25% shall be maintained in respect of guarantees issued by bank for capital market operations. शेयरों के खिलाफ अग्रिमों के मामले में 50% का एक समान मार्जिन आईपीओ ऑब्लिक गारंटी के मुद्दे के सभी अग्रिमों ऑब्लिक वित्त पोषण पर लागू होगा और 50% के इस मार्जिन के भीतर पूंजी बाजार संचालन के लिए बैंकों द्वारा जारी गारंटी के संबंध में 25% का नकद मार्जिन बनाए रखा जाएगा। बैंक ऑल्सो गिव लोन्स अंडर बुक ऑफ डेप्ट। बैंक डेप्ट बुक के अगेंस्ट में भी लोन देते हैं। बुक डेप्ट मीन्स अकाउंट रिसीवर्स टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस इन द परचेजर्स अकाउंट। बुक डेप्ट का मतलब क्या होता है? एक खाता प्राप्त यानी कि अकाउंट रिसीवेबल परचेजर्स के खाते में टोटल डेबिट बैलेंस। बुक डेप्ट्स कैन बी फाइनेंस बाय फैक्टरिंग, forfeiting outright, that is complete purchase of book debt, and overdraft and CC against hypothecation of books debt। बुक डेप्ट को वित्त पोषित किया जा सकता है अर्थात परचेज फाइनेंस किया जा सकता है फैक्टरिंग के केस में और फोरफेटिंग के केस में। एक मुक्त यानी कि पुस्तक ऋणों की पूर्ण खरीद, ओवरड्राफ्ट और सीसी के खिलाफ पुस्तक ऋणों की अल्पता यानी कि बुक डेप्ट। एज ऑफ द बुक डेप्ट शुड बी 3 to 6 मंथ ओल्ड बट नॉट लेटर। पुस्तक ऋण की आयु 3 से 6 महीने की होनी चाहिए लेकिन बाद में। मार्जिन ऑफ 50% इज मेंटेन इन बुक डेप्ट। पुस्तक ऋण में 50% का मार्जिन बनाए रखा जाना चाहिए। बैंक में प्रोवाइड एडवांस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टाइम डिपॉजिट सच एज एफडी एंड आरडी। बैंक एफडी या आरडी जैसे समय जमा की सुरक्षा के अगेंस्ट में भी अग्रिम प्रदान करते हैं। नेचर ऑफ फैसिलिटी ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टर्म डिपॉजिट में आइदर बी ए लोन और एन ओवरड्राफ्ट। द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड व्हाइल ग्रांटिंग लोन अगेंस्ट टाइम डिपॉजिट इज अ प्लेज। सावधि जमा की सुरक्षा के लिए दी गई सुविधा की प्रकृति या तो ऋण या ओवरड्राफ्ट हो सकती है अर्थात टर्म लोन या ओवरड्राफ्ट हो सकती है। समय जमा के खिलाफ ऋण देते समय बनाए गए चार्ज की प्रकृति आपकी प्लेज यानी कि बंधक होगी। एफडी के अगेंस्ट जो लाभोड या ओडी बीओडी दी जा रही है तो उस समय एफडी को हम प्लेज करते हैं। प्लेज अर्थात नॉर्मली लोन्स अप टू 90% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट ऑब्लिक एक्रूड वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट इज प्रोवाइडेड। आमतौर पर जमा राशि के 90% तक ऋण ऑब्लिक जमा राशि का उपार्जित मूल्य प्रदान किया जाता है अर्थात एफडी आरडी के अगेंस्ट में जो भी है आपका 90% तक आपका लोन दे सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वुड बी 1 to 2% above the interest rate offered on the deposits। ऋण पर लगाया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जमा की जाने वाली ब्याज की दर एक या 2% अधिक होगी अर्थात जो एफडी आरडी के अगेंस्ट में जो लोन दिया जाएगा उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो एफडी आरडी पे जो ब्याज मिल रहा है उससे 1% से 2% अधिक होगा। लोन्स गिवन टू ए सोल प्रोप्राइटर अगेंस्ट डिपॉजिट इन द नेम ऑफ द प्रोप्राइटरी कंसर्न शुड बी नॉट बी ट्रीटेड एज थर्ड पार्टी लोन। प्रोप्राइटर के नाम पर डिपॉजिट के अगेंस्ट में एकमात्र प्रोप्राइटर को दिए गए लोन को थर्ड पार्टी लोन नहीं माना जाएगा अर्थात कोई प्रोप्राइटर है उसके नाम से जो डिपॉजिट है उस पर जो लोन दिया जा रहा है वो आपका, यदि प्रोप्राइटर के नाम से डिपॉजिट है उस पर जो लोन दिया जा रहा है उसको थर्ड पार्टी लोन नहीं माना जाएगा। लोन्स गिवन टू ए पार्टनर अगेंस्ट डिपॉजिट इन द नेम ऑफ द फर्म शुड बी ट्रीटेड एज थर्ड पार्टी लोन एंड इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट कॉमर्शियल रेट। यदि फर्म के नाम पे कोई डिपॉजिट है, फर्म के नाम से कोई डिपॉजिट है और उसके अगेंस्ट में कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो उसको थर्ड पार्टी लोन माना जाएगा। उस पर रेट जो लगेगी वो कॉमर्शियल रेट लगेगी अर्थात आरडी एफडी पे कोई सोल प्रोप्राइटर है उस प्रोप्राइटर के नाम से अगर आप से डिपॉजिट है उस पर लोन जो मिलेगा वो थर्ड पार्टी नहीं है क्योंकि वो खुद के नाम से है तो उसको 1 या 2% ज़्यादा। लेकिन डिपॉजिट यदि फर्म के नाम से है और उस पर वो लोन लेना चाह रहा है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो कॉमर्शियल रेट लगेगा, व्यावसायिक दर से लागू होगा। इफ़ अ कंपनी सीक्स लोन अगेंस्ट इट्स डिपॉजिट
A board resolution advise the company to raise the loan should be obtained. The charge of pledge need to be registered with the ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यदि कोई कंपनी अपनी जमा राशि के अगेंस्ट में ऋण लेना चाहती है तो ऋण जुटाने के लिए कंपनी को अधिकृत करने वाला एक बोर्ड प्रस्ताव प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रतिज्ञा का प्रभार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास पंजीकृत नहीं होना चाहिए। अतः कोई कंपनी का जो डिपॉजिट है उस पर जो कंपनी अगर अपना लोन लेना चाह रही है तो कंपनी के जो ऑथराइज्ड हैं उनसे एक रेजोल्यूशन पास होगा, उसके अगेंस्ट में तब उसके कहीं लोन लिया जाएगा और जो वो आपका लेज का जो चार्ज है उसको रजिस्ट्रार और कंपनी के पास रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है। A deposit holder name capital gain scheme is not eligible for loan। यदि कैपिटल गेन स्कीम यानी कि पूंजी लाभ योजना के तहत डिपॉजिट है तो उस पर लोन के लिए वो एलिजिबल नहीं है। अर्थात पूंजी जमा योजना कैपिटल गेन स्कीम में आप डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन नहीं ले सकते हैं। अगला है नो लोन कैन बी गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ प्योर गोल्ड। अर्थात जो शुद्ध सोना है 24 कैरेट का जो तो शुद्ध सोना है जैसे आपके बिस्किट या ब्रिक वगैरह, उसके अगेंस्ट में आपका गोल्ड लोन नहीं ले सकते, क्योंकि गोल्ड लोन सिर्फ ऑर्नामेंट्स पे होता है जो आभूषणों के अगेंस्ट में होता है, ना कि आपकी प्योर गोल्ड के अगेंस्ट में। अराउंड 30% मार्जिन इज कैप्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्नामेंट। जो ऑर्नामेंट के अगेंस्ट में जो गोल्ड लोन होता है उसका लगभग 30% मार्जिन रखा जाता है, 70% कस्टमर को दिया जाएगा। द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड अंडर सप्लाई बेस इज असाइनमेंट। सप्लाई बेस के अगेंस्ट में जो चार्ज क्रिएट किया जाता है वो आपका असाइनमेंट अर्थात समानुदेशन कहलाता है। यूनिट 29 नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अनर्जक आस्तियाँ। द प्रूडेंट गाइडलाइंस वर फर्स्ट इशूड बाय RBI in the year 1991, implemented without effect from 1st April 1992 on recommendation of Narasimhan Committee covering income recognition, asset classification and provisioning। तो NPA के लिए सबसे पहले गाइडलाइंस कब जारी की गई थी, यानी कि विवेकी दिशा निर्देश पहले वर्ष 1991 से लागू किया किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, और प्रभावी कब से हुआ, 1 अप्रैल 1992 से। किसकी सिफारिश पर, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर। किसके लिए, कवरिंग इनकम रिकॉग्निशन यानी कि आय पहचान, असेट क्लासिफिकेशन यानी कि संपत्ति वर्गीकरण, एंड प्रोविजनिंग और प्रावधानीकरण। इनमें क्या क्या है, पहला है प्रूडेंशियल नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI इंक्लूड नॉर्म्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एक्सपोजर एंड कैपिटल एडिक्वेसी। RBI द्वारा निर्धारित किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों में लेखांकन, एक्सपोजर और पूंजी पर्याप्तता से संबंधित मानदंड शामिल हैं। प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स आर इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। विवेकपूर्ण लेखा मानदंड आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान है। क्लासिफिकेशन एज NPA में वर्गीकरण कैसे किया जाता है, टर्म लोन के केस में यानी कि सावधि ऋण के केस में, इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। यदि ब्याज ऑब्लिक मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय यानी कि ओवरड्यू रहती है। CC ऑब्लिक ओवरड्राफ्ट द अकाउंट मीन्स आउट ऑफ ऑर्डर और लिमिट इज नॉट रिन्यूड ऑब्लिक रिव्यूड विद इन 180 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स एन अकाउंट वेयर। CC ऑब्लिक ओवरड्राफ्ट के केस में अगर अकाउंट रिन्यू या रिव्यू नहीं किया गया है 180 दिनों के भीतर, कब से, जब से उसका रिन्यूअल ड्यू है, यानी कि जब से उसका रिन्यूअल ड्यू है उससे 180 दिन के अंदर अगर उसको रिन्यू या रिव्यू नहीं किया जाता है तो वो NPA में चला जाता है। और आउट ऑफ ऑर्डर में क्या होगा, द बैलेंस इज कंटिन्यू मोर देन द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर। कब आउट ऑफ ऑर्डर में जाता है, जब शेष राशि स्वीकृत सीमा या आर्थिक शक्ति से अधिक हो, यानी कि
जो सैंक्शन लिमिट है सीसीओडी का, जितना अमाउंट सैंक्शन किया गया है उससे लगातार आपका बैलेंस ज़्यादा बना रहता है या आपकी ड्राइंग पावर से ज़्यादा बना रहता है, तो उसमें आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। Whereas on the date of balance sheet there is no credit in account continuously for 90 days or credit is less than interest debited, और जबकि बैलेंस शीट की तिथि पर वहाँ लगातार खाते में कई क्रेडिट हैं 90 दिन या क्रेडिट ब्याज की तुलना में कम है। जहाँ पे बैलेंस शीट देयर इज नो क्रेडिट इन द अकाउंट कंटिन्यूसली, यानी कि 90 दिनों तक कोई अकाउंट में कंटिन्यूसली क्रेडिट नहीं है, और लेस देन इंटरेस्ट डेबिट, और जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ है उससे भी कम है, उस केस में आपका एनपीए में चला जाएगा। फिर स्टॉक स्टेटमेंट नॉट रिसीव्ड फॉर 3 मंथ और मोर, और जहाँ पर स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने या उससे अधिक के लिए प्राप्त नहीं हुआ, ये आपका सीसी और ओडी अकाउंट में कंडीशंस रहती हैं एनपीए के लिए। यानी कि पहली सैंक्शन लिमिट से लगातार ज़्यादा बना हुआ है पैसा, और जो इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है उससे कम क्रेडिट है आपका, या क्रेडिट हो ही नहीं रहा है 90 दिनों तक, या 3 महीनों तक 90 दिनों तक कोई स्टॉक स्टेटमेंट ही रिसीव नहीं हुआ, तो उस केस में ये एनपीए में चला जाता है। बिल्स ए बिल्स रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज फ्रॉम द ड्यू ऑफ पेमेंट, यदि भुगतान की देय तिथि से 90 दिनों से अधिक की अवधि के बिल अतिदेय यानी कि ओवर ड्यू रहता है। और एग्रीकल्चर के केस में क्या होता है, इफ़ लोन हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन बियॉन्ड द ड्यू डेट, यानी कि यदि ऋण कम अवधि की फसल के लिए दिया गया है और ब्याज या मूलधन की 2 फसल सत्रों के लिए नियत तारीख से आगे रहती है, यानी कि 2 फसल सत्र निकल चुके हैं फिर भी वो इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है, तो आपका एनपीए चला जाएगा। इफ़ लोन हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू 1 क्रॉप सीजन बियॉन्ड ड्यू डेट, यदि लोन लंबी अवधि के लिए दिया गया है और एक फसल सत्र के दौरान भी उसमें आपकी इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट नहीं जमा की गई है, तो उस केस में भी आपका एनपीए में चला जाएगा कृषि खाता। शॉर्ट टर्म में 2 फसल सत्र और लॉन्ग टर्म में 1 फसल सत्र। डिसीजन अबाउट क्रॉप ड्यूरेशन टू बी टेकन बाय एसएलबीसी द्वारा ली जाने वाली क्रॉप के ड्यूरेशन में डिसीजन कौन लेता है, एसएलबीसी लेता है। लोन अगेंस्ट एफडी, एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससी इज एलिजिबल फॉर सरेंडर, आईवी, एनएससी, केबीपी, एलआईपी, केवीपीएस एंड लाइफ पॉलिसी नॉट ट्रीटेड एज एनपीए प्रोवाइडेड सफिशिएंट मार्जिन इज अवेलेबल। लोन अगेंस्ट एफडी यानी कि लाबोर्ड, और एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट यानी कि ओडीबीओडी, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एलिजिबल फॉर सरेंडर के लिए एलिजिबल, और आईवीपी यानी कि इंदिरा विकास पत्र, एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र, एलआईपी अर्थात लोन ई प्रोसेस अकाउंट, और केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र, एंड लाइफ पॉलिसीज और जीवन बीमा पॉलिसियाँ नॉट ट्रीटेड एनपीए, इनको एनपीए में नहीं माना जाता क्योंकि इनमें पर्याप्त मार्जिन अवेलेबल है। एडवांस अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ऑल ओवर सिक्योरिटी नॉट कवर्ड बाय दिस एग्जेम्पशन। एडवांस अगेंस्ट गोल्ड यानी कि आपका गोल्ड के अगेंस्ट में जो गोल्ड लोन लिया गया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और अदर सिक्योरिटी इस एग्जेम्पशन में कवर्ड नहीं होती, यानी कि इनको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, इन पे एनपीए वाली शर्त ही लागू होंगी। लोन गारंटीड, ऋण गारंटी क्या है? लोन गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट ट्रीटेड एज एनपीए फॉर असेट बाय गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग टिल द गवर्नमेंट रेपुटेस इट्स गारंटी व्हेन इवोक्ड ट्रीटेड एज एनपीए फॉर इनकम रिकॉग्निशन। ऋण सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार द्वारा गारंटी दी गई है तो उसे एनपीए में वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, और सरकार तक प्रावधान इसकी गारंटी तक सक्रिय रहेगा। अर्थात जो सरकार द्वारा जो गारंटी वाले लोन रहते हैं जिनमें सरकार की गारंटी लगी रहती है केंद्र सरकार की, उनको एनपीए में क्लासिफाई नहीं किया जाएगा जब तक कि उनकी सरकार की गारंटी उसमें लागू रहती है। ट्रीटेड एनपीए इनकम रिकॉग्निशन और आय मान्यता के लिए एनपीए के रूप में माना जाता है। कंसोर्टियम एडवांसेस
यानी कि किसी संघ के लिए एडवांस दिया गया है। तो asset classification of accounts under consortium should be based on the record of recovery within the individual member बैंक। कंसोर्टियम के तहत खातों का असेट वर्गीकरण व्यक्तिगत सदस्य बैंकों की वसूली के रिकॉर्ड पर आधार पर होना चाहिए। अगला है एसेट क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण यानी कि आस्ती वर्गीकरण। एसेट क्लासिफिकेशन टू बी बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। असेट का क्लासिफिकेशन आपके बोरोवर यानी कि उधारकर्ताओं के आधार पर किया जाता है, ना कि उनको दी जाने वाली फैसिलिटी के आधार पर। असेट का बोरोवर को दी जाने वाली सुधा के आधार पर वर्गीकरण में 3 वर्गीकरण है। तो ये 3 वर्गीकरण कौन कौन से हैं आपके? पहला है आपका स्टैंडर्ड अकाउंट, दूसरा है आपका डाउटफुल और तीसरा है लॉस। यानी कि स्टैंडर्ड यानी कि अमानक आस्तियाँ यानी स्टैंडर्ड असेट, दूसरा है डाउटफुल असेट यानी कि संदिग्ध आस्तियाँ, तीसरा है लॉस असेट यानी कि हानि आस्तियाँ। एक्सेप्ट स्टैंडर्ड ऑल अदर्स आर एनपीए यानी कि एनपीए मानक को छोड़कर। व्हेन एन अकाउंट बिकम एनपीए इट इज़ कॉल्ड सब स्टैंडर्ड अकाउंट। जब कोई अकाउंट एनपीए हो जाता है तो उसे सब स्टैंडर्ड अकाउंट कहते हैं। अर्थात आपके असेट के कौन कौन से क्लासिफिकेशन हो गए? स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट और लॉस असेट। सब स्टैंडर्ड आपका कौन सा कहलाता है? सब स्टैंडर्ड वो कहलाता है जब कोई अकाउंट एनपीए हो जाता है तो वो सब स्टैंडर्ड कहलाता है। एन अकाउंट रिमेन सब स्टैंडर्ड अप टू 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बिकम एनपीए। जब से वो अकाउंट एनपीए हुआ है तब से लेके 12 महीने तक वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड रहता है। यानी कि एनपीए की डेट से 12 महीने तक वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहेगा। डाउटफुल असेट, एन असेट इज टू बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल इट हैज रिमेन एनपीए और सब स्टैंडर्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ। और जब वो सब स्टैंडर्ड अकाउंट जो 12 महीने के लिए बना हुआ है उसको भी क्रॉस कर जाता है तब वो आ जाता है डाउटफुल असेट यानी कि संदिग्ध आस्तियाँ। आपका स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया। स्टैंडर्ड अकाउंट जब एनपीए हो जाता है तो वो हो जाता है सब स्टैंडर्ड। फिर सब स्टैंडर्ड आपके 12 महीने तक रहता है। 12 महीने को जब क्रॉस करता है तो वो हो जाता है आपका डाउटफुल असेट। और लॉस असेट क्या होता है? लॉस असेट इज वन वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर और आरबीआई इंस्पेक्शन बट द अमाउंट हैज बीन रिटर्न ऑफ होली। और हानि आस्तियाँ क्या होती हैं? हानि आस्ती वह होती है जिसमें बैंक या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों या भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षकों ने हानि की पहचान कर ली हो किंतु रकम को पूर्ण रूप से बट्टे न डाला गया हो। रकम को पूर्ण रूप से बट्टे न डाला गया हो। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की आस्ति को गैर वसूली योग्य तथा इतने कम मूल्य वाली माना जाता है कि उसका बैंक को स्वीकार आस्ति के रूप में जारी रखा जाना वांछित नहीं होता, यद्यपि उसका कुछ निस्तारण या वसूली मूल्य हो सकता है। यानी कि जो असेट वो है उससे उसका रिकवरी नहीं हो रही है तो वो आपके लॉस असेट्स कहलाएंगे और जिनको आंतरिक या बाहरी या आरबीआई निरीक्षकों द्वारा हानि की पहचान कर ली गई हो। व्हेन एन अकाउंट इज क्लासिफाइड एज डाउटफुल और लॉस विदाउट वेटिंग फॉर 12 मंथ। जब किसी खाते को 12 महीने का इंतजार किए बिना ही डाउटफुल या लॉस बना दिया जाए तो उस केस में क्या होता है? ये इफ़ इन एन अकाउंट विच वाज सिक्योर्ड इन द बिगिनिंग द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ टेंजिबल सिक्योरिटी फॉल्स बिलो 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इट शुड बी क्लासिफाइड लॉस असेट विदाउट वेटिंग 12 मंथ। यदि उस खाते में जिसे शुरुआत में सुरक्षित किया गया था उसको मूर्त सुरक्षा का वास्तविक मूल्य बकाये के 10% से कम हो जाता है, इसी प्रतीक्षा किए बिना उसको लॉस असेट्स में डाल दिया जाता है। अर्थात कोई असेट्स 12 महीने का इंतजार किए बिना डाउटफुल या लॉस असेट्स में जाना डाउटफुल या लॉस असेट्स में डाला जा रहा है तो यदि प्रारंभ में उसको सिक्योर किया गया था, अकाउंट को सिक्योर किया गया था और जो उसकी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग और
जो सिक्योरिटी है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू, आउटस्टैंडिंग से रियलाइजेबल वैल्यू 10% से भी कम रह जाती है, अर्थात जो उसका आउटस्टैंडिंग है उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है एसेट्स की, उसकी जो आउटस्टैंडिंग है उसके 10% से भी नीचे गिर जाती है, तो उसे बिना इंतज़ार किए इसको लॉस असेट्स में डाल दिया जाता है, बिना 12 महीने का इंतज़ार किए। इफ़ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज 10% और अबव बट बिलो 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग, इट शुड बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल रिस्पेक्टिव टू द पीरियड ऑफ विच इज हैज रिमेंड एनपीए। यदि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि सुरक्षा का वास्तविक मूल्य, रियलाइजेबल यानी कि वास्तविक मूल्य किसका, सिक्योरिटी का 10% या उससे अधिक है, लेकिन 50% आउटस्टैंडिंग के 50% से कम है, यानी कि जो रिलायजेबल वैल्यू सिक्योरिटी उसके आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग के 50% से कम है लेकिन 10% से अधिक है, तो उसको डाउटफुल में डाला जाएगा, जिसके लिए वो एनपीए बना हुआ है। प्रोविजनिंग नॉर्म्स, प्रोविजनिंग के नॉर्म्स क्या क्या हैं? प्रोविजनिंग नॉर्म्स में प्रोविजनिंग इज मेड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स दैट इज स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस असेट्स। प्रोविजनिंग क्या है? सभी प्रकार के एसेट्स पर बनाई जाती है, चाहे वो आपका स्टैंडर्ड हो, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या लॉस असेट्स। स्टैंडर्ड असेट्स कौन कौन सी हैं? स्टैंडर्ड असेट्स वो हैं जिनमें डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज यानी कि और नॉट मीडियम, माइक्रो एंड स्मॉल, नॉट मीडियम, माइक्रो एंड स्मॉल, MS 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग, यानी कि कृषि या सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए, ना कि मध्यम उद्यम के लिए, बकाया का 0.25% आउटस्टैंडिंग का, बकाया का या बकाया यानी आउटस्टैंडिंग का 0.25%, तो वो अभी तक स्टैंडर्ड है। कॉमर्शियल रियल एस्टेट 1% और कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक रियल एस्टेट में जो उसका आउटस्टैंडिंग है उसका 1% तक, कॉमर्शियल रियल एस्टेट में उसके आउटस्टैंडिंग के 1% तक। और हाउसिंग लोन में, हाउसिंग लोन विच टीजर इंटरेस्ट रेट 2% ऑफ आउटस्टैंडिंग, ऑल अदर 0.4% ऑफ आउटस्टैंडिंग। हाउसिंग लोन में टीजर इंटरेस्ट रेट है उसके आउटस्टैंडिंग के 2% और इसके अलावा अन्य में आउटस्टैंडिंग के 0.4% संपत्ति गिरती है। The provisions on standard assets are shown in contingent provisions against standard assets under other liability and provision standard schedule 5 to the balance sheet। स्टैंडर्ड आस्तियों पर प्रावधान के रूप में अन्य देयताएं और प्रावधान संतुलन की सूची में अनुसूची 5 में मानक आस्तियों के अगेंस्ट में आकस्मिक प्रावधान से पता लगाया जाता है। और सब स्टैंडर्ड कौन कौन सी हैं? स्टैंडर्ड असेट्स में एक रिव्यू लिया जाए तो कृषि और प्रोविजनिंग में क्या है? पहला है स्टैंडर्ड असेट्स, डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज नॉट मीडियम 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग, यानी कि कृषि और लघु एवं मध्य उद्यम, कृषि डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर और माइक्रो यानी कि सीधे एडवांस किसको? एग्रीकल्चर और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज, ना कि मध्यम को, इसको प्रत्यक्ष अग्रिमों में 0.25% की दर से। और विशिष्ट अगला है कॉमर्शियल स्टेट में 1% आउटस्टैंडिंग का, हाउसिंग लोन विद टीजर इंटरेस्ट, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड और अथवा म्यादी ऋण संस्थानों द्वारा अंतिम रूप दिए गए पैकेज के अनुसार स्वीकृत अतिरिक्त सुविधाओं के संबंध में संवितरण तिथि से 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। सब स्टैंडर्ड अकाउंट्स कौन कौन से हैं? सब स्टैंडर्ड यानी कि अवमानक आस्तियाँ, स्टैंडर्ड मानक, सब स्टैंडर्ड यानी कि अवमानक। सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट विदाउट कंसीडरिंग सिक्योरिटीज अवेलेबल। अवमानक आस्तियों में सुरक्षित अवमानक उपलब्ध प्रतिभूतियों पर विचार किए बिना बकाया राशि का 15%। अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड यानी सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड में आउटस्टैंडिंग जो सिक्योरिटी कंसीडर की गई है उसके आउटस्टैंडिंग का 15%। और अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड में इफ़ द लोन वाज अनसिक्योर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग 25% आउटस्टैंडिंग बैलेंस,
यदि ऋण शुरुआत से असुरक्षित था और तो बकाया राशि का यानी कि आउटस्टैंडिंग का 25%। इफ़ अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट। यदि बुनियादी ढांचे के लिए असुरक्षित अवमानक आस्तियों में आउटस्टैंडिंग का 25%। अनसिक्योर्ड एक्सपोजर मीन्स एक्सपोजर वेयर द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज असेस्ड बाय द बैंक approved valuer reserve bank's inspecting officer is not more than 10% ab initio of the outstanding exposure। असुरक्षित जोखिम का मतलब जोखिम जहां वसूली योग्य सुरक्षा के मूल्य के रूप में बैंकिंग अनुमोदित द्वारा मूल्यांकन मूल्य निर्धारकों रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों की तुलना में 10% नहीं है। और डाउटफुल एसेट में क्या क्या है आपका डाउटफुल एसेट में आपका जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसका 100%, सिक्योर्ड पोर्शन है उसका 25% से 100% डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ अकाउंट इज डाउटफुल, और जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसका 25 से लेकर 100% तक। एज ऑफ डाउटफुल एसेट और प्रोविजंस एज पर सिक्योर्ड पोर्शन क्या क्या है। संदिग्ध आस्तियों में डाउटफुल अप टू 1 ईयर, यदि 1 वर्ष तक डाउटफुल रहता है तो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का 25%, 1 से 3 साल तक रहता है तो उसको 40%, और 3 साल से ज़्यादा रहता है तो उसका 100% लिया जाएगा। लॉस असेट्स यानी कि 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, हानि आस्तियों में बकाया राशि का 100%। इफ लोन्स इज गारंटेड बाय ECGC, CGFT एंड CGFLS प्रोविजंस नॉट ऑन गारंटीड पोर्शन। यदि ECGC, CGFT या CGFLHS द्वारा ऋण की गारंटी दी जाती है तो गारंटी वाले हिस्से पर प्रावधान नहीं है। प्रोविजंस ऑन एडवांस अगेंस्ट FD, NLC, LIP, KVP एज पर देयर एसेट क्लासिफिकेशन। FD, NLC, LIP और KVP पर जो प्रोविजंस हैं वो उनके एसेट्स के क्लासिफिकेशन के अनुसार हैं। ओवरऑल प्रोविजंस में देखा जाए तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इंक्लूडिंग फ्लोटिंग प्रोविजंस शुड नॉट बी लेस देन 70%। अस्थायी प्रावधानों सहित कवरेज अनुपात का प्रावधान 70% से कम नहीं होना चाहिए। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इज द रेशियो ऑफ प्रोविजनिंग टू ग्रॉस NPA। प्रावधान कवरेज अनुपात सकल NPA के प्रावधान का अनुपात है। प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड अकाउंट टू बी केप्ट एज पार्ट ऑफ अदर लायबिलिटीज इन शेड्यूल 5 और बैंक्स बैलेंस शीट। बैंक की बैलेंस शीट की अनुसूची 5 में अन्य देयताओं के हिस्से के रूप में रखे जाने वाले मानक खाते पर प्रावधान। प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड अकाउंट्स टू बी डन ऑन ग्लोबल बैलेंस एंड NPA अकाउंट ऑन ग्रॉस बैलेंस। वैश्विक शेष पर और सकल शेष पर NPA खातों के लिए मानक खातों पर प्रावधान। फॉर डाउटफुल अकाउंट्स provisions to be done separately for secured portion and unsecured portion of total balance in the account। संदिग्ध खातों के लिए खाते में कुल शेष राशि के असुरक्षित हिस्से और असुरक्षित हिस्से के लिए अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए। In case of standard and substandard assets, provisions in on outstanding balance without bifurcating the balance into secured, unsecured। मानक और के मामले में घटिया संपत्ति प्रावधान नहीं है बिना बकाया राशि पर सुरक्षित में या संतुलित असुरक्षित। फ्लोटिंग प्रोविजंस कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस NPA और ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ टियर सेकंड कैपिटल बट नॉट बोथ। फ्लोटिंग प्रावधानों को सकल NPA से घटाया जा सकता है या इन कैपिटल के हिस्से में माना जा सकता है, लेकिन दोनों नहीं। फ्लोटिंग NPA में कैन बी डिडक्ट फ्रॉम ग्रॉस NPA से डिडक्ट किया जा सकता है और इसको या फिर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ टियर सेकंड कैपिटल या फिर इसको टियर सेकंड के पार्ट के रूप में ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं किए जा सकते। अपग्रेडेशन ऑफ लोन अकाउंट्स क्लासिफाइड एज NPA। जिन अकाउंट्स को NPA घोषित किया गया है उनका अपग्रेडेशन कैसे किया जाएगा।
If arrears of interest and principal are paid by the borrower in the case of loan accounts classified as NPA, the account may be classified as standard account immediately. यदि ब्याज और मूलधन का भुगतान उधारकर्ता द्वारा एनपीए के रूप में वर्गीकृत खाते के मामले में किया जाता है तो खाते को तुरंत मानक खातों यानी कि स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रिस्ट्रक्चर अकाउंट्स यानी कि पुनर्निवेशित खाते कौन से हैं? आफ्टर 1 ईयर आफ्टर द डेट व्हेन फर्स्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल whichever is earlier falls due, object of satisfactory performance during 12 months period from the date of starting payment after moratorium period। अगर खाते के 1 साल बाद जब ब्याज का पहला भुगतान या मूलधन जो भी पहले हो जाता है तो अधिस्थगन अवधि के बाद भुगतान शुरू की तारीख से 12 महीने की अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन हो, उस केस में भी इनको एनपीए खाते को अपग्रेड कर दिया जाता है। तो दोस्तों हमने यूनिट 29 तक यहाँ पर कवर कर लिया है, बाकी का मॉड्यूल सी से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।